नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अगर आप राजस्थान या किसी भी अन्य स्टेट से कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो। देखिए साथियों, आज अपन बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 19 देखो साथियों क्या कहता है। अनुच्छेद 19 क्या है? इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। अब किस में कितनी व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली है उसके बारे में अपन इसमें आज बात करेंगे। देखिए साथियों, अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है। यह भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक जीवन जीने के लिए आवश्यक 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ठीक है साथियों, इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकता है, संगठन बना सकता है, देश घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, अपनी पसंद का व्यवसाय और व्यापार कर सकता है। ये सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को अनुच्छेद 19 में मिली है। ठीक है साथियों, अब थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य अपन देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद अनुच्छेद 19 में केवल 6 स्वतंत्रताएं ही शेष रही है। इसमें पहले 7 स्वतंत्रताएं थी जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) भी शामिल था। इसे हटाकर अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत वैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है साथियों, अब देखो अनुच्छेद 19 किन किन पर लागू होता है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। ठीक है साथियों, विदेशी नागरिकों, फॉरेनरों तथा विदेशी कंपनियों पर इस अनुच्छेद का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, विदेशी लोग और विदेशी कंपनियां इस अनुच्छेद का लाभ नहीं ले सकते। अब उदाहरण से अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, यदि कोई भारतीय नागरिक सरकार के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त करता है तो अनुच्छेद 19 का संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में है और वह 19 अनुच्छेद के अंतर्गत इन स्वतंत्रताओं का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, यह केवल भारतीय लोगों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 19 का महत्व है। क्या महत्व है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखो, अनुच्छेद 19 में भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अनुच्छेद नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है, विचार रखने की स्वतंत्रता देता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता देता है तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है साथियों, यदि अनुच्छेद 19(1) न हो तो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 19 लोकतंत्र भी कायम करता है हर व्यक्ति का। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब उन स्वतंत्रता के बारे में अपन बात करते हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं और वो 19 में कौन कौन से अधिनियम के तहत है। ठीक है साथियों, कौन से अनुच्छेद के तहत है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप हमारी क्लास में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एंड तक हो सकता है आपको संपूर्ण क्लास समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिए, तब आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हमारी क्लास समझ में आ जाएगी। और आप अगर नोट्स लिखना चाहो तो पॉलिटी का संपूर्ण रिवीजन करवाया जाएगा, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप अपना सिलेबस उठाइए और उसमें देखिए, अगर आपके लिए ये टॉपिक है तो आप इस टॉपिक को लिखिए और रिविजन कीजिए। ठीक है साथियों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये क्या है, देखो अनुच्छेद 19(1) है। अनुच्छेद 19(1) में ये ए है। ठीक है साथियों, आप ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1) में ए। अब अनुच्छेद 19(1) में ए क्या कहता है? प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने विचारों और बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्र, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार में किसी भी नीति का शांतिपूर्ण और कानूनी आलोचना करता है तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह उसकी आलोचना कर सकता है। यदि कोई पत्रकार किसी सरकारी योजनाओं की कमियों को प्रकाशित करता है तो यह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संरक्षित है, जब तक वह कानून द्वारा लगाए गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करे। ठीक है साथियों, अब है शांतिपूर्ण एवं निरत सभा करने की स्वतंत्रता। अब ये कौन से में? ये 19(1)(b) में है। ठीक है साथियों, अभी 19(1) इसका बी भाग है। ये क्या था? ये 19(1)
ए भाग था और अब ये 19(1) बी भाग है इसका। इसमें क्या है देखो, प्रत्येक नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा, धरना, प्रदर्शन और रैली करने का अधिकार है। अब उदाहरण के लिए इसको देखो, इसका क्या उदाहरण है। यदि विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना देता है और उसके पास कोई हथियार नहीं है तो वो अनुच्छेद 1(b) के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है साथियों। लेकिन यही यदि वह प्रदर्शन हिंसक हो जाए या हथियारों के साथ किया जाए तो यह संरक्षण प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है साथियों। अब इसमें थर्ड क्या है, संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अब ये कौन से में ये है 19(1) में। अपन ने किन किन की बात कर ली, 19(1) में अपन ए की बात कर ली और ए में अपन ने बी की बात कर ली और अब अपन बात करेंगे 19(1) में सी की। ठीक है साथियों। संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता 19(1) ये सी में है। इसका क्या अर्थ है, प्रत्येक नागरिक को किसी भी संघ, संगठन, संस्था, राजनीतिक दल या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें देखो, 97वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए यदि कुछ शिक्षक मिलकर शिक्षक संघ बनाते हैं, कुछ किसान मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं तो यह अनुच्छेद 19(1) सी के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों। अगर कुछ शिक्षक संघ बनाते हैं और कुछ किसान मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं तो वो 19(1) सी के अंतर्गत आता है। अब आगे देखो, इसमें आगे क्या है देखो, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये कौन से में है, ये है 19(1) डी में। स्वतंत्र भ्रमण करने की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में है, ये है 19(1) डी में। ठीक है साथियों। इसका अर्थ क्या है देखो, प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत में किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान का कोई नागरिक किसी विशेष अनुमति से गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल घूमने जाता है तो यह अनुच्छेद 1(a)(d) के अंतर्गत उसका अधिकार है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। अब भारत में किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, ये कहाँ पे है, ये है ई में। ठीक है, 19(1) ई। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, आप इस बात का कंफ्यूज मत हो जाना आप। भारत में किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, वो देता है 19(1) ई। अब इसके बारे में अपन देखते हैं। अर्थ क्या है इसका देखो, प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत में किसी भी राज्य या क्षेत्र में निवास करने को स्थायी रूप से बसने का अधिकार है। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान का कोई व्यक्ति नौकरी के लिए बेंगलोर जाकर वहीं अपना घर बनाकर रहने लगता है तो अनुच्छेद 19(1) ई के अंतर्गत उसका अधिकार है। अब है आगे देखो, कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) जी। अब इसमें क्या है देखो, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय और बिजनेस और उद्योग या पेशा अपनाने का अधिकार है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है और वकालत करना चाहता है या ऑनलाइन व्यापार करना चाहता है तो वह अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत उसका अधिकार है कि बेशर्त संबंधित कानूनों की आवश्यकताओं, योग्यताओं का पालन करें। अब कुछ अपन देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है साथियों। तथ्य में देखो अपन देखते हैं, पहला तथ्य क्या है इसमें, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होगा। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 19(1) वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19(1) एफ में था, ये आप ध्यान रखना, पहले कौन से में था, 19(1) एफ में था। उसके बाद 44वें संविधान 1978 में इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 1 सी में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 19 को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है क्योंकि वह नागरिकों के जीवन की मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 2। अपन ने इतने टाइम कौन सा पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है अनुच्छेद 19वां पहला, जिसमें अपन ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, डी पढ़ा है और जी पढ़ा है और ई पढ़ा है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6).
इनमें क्या है और क्या नहीं है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 19(2) से युक्तियुक्त प्रतिबंध, महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें। देखो, अनुच्छेद 19 नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। समाज, राष्ट्र और अन्य नागरिकों के हित में राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। पहला इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इसमें क्या है, चलिए अपन देखते हैं। अब ये प्रतिबंध कौन से, अनुच्छेद 19(1)(a) तो ये स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 19(2) जो ये स्वतंत्रता दी है इस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है साथियों, इसमें आगे प्रतिबंध नाम जुड़ गया है। ये प्रतिबंध में क्या है, देखो, राज्य किन आधारों पर कानून बनाकर इन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सिक्योरिटी, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा संदेश फैलाता है कि जिससे दंगा भड़क सकता है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लिया गया युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ठीक है साथियों, समझ गए आप। अब है दूसरा है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ये कौन से में है, ये है अनुच्छेद 19(3) में। अब इसमें क्या है, देखो, राज्य निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। किन से क्या क्या आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, देखो, भारत की संप्रभुता और एवं अखंडता, लोक व्यवस्था। उदाहरण के लिए क्या है, यदि किसी क्षेत्र में हिंसा फैलने की संभावना हो तो जिला प्रशासन वह धारा 144 पर सार्वजनिक सभा पर रोक लगा सकता है। यह अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत वैध है। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19(4) में क्या है, ये बात लिखी हुई है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब कैसे क्या प्रतिबंध है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। राज्य निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। अब उदाहरण से अपन इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई संगठन देश विरोधी गतिविधियां करता है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो सरकार उस संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत वैध है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ये बात कौन से में, अनुच्छेद 5 में है। राज्य निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, सामान्य जनता के हित में और अनुसूचित जातियों के हित की रक्षा। उदाहरण के लिए अपन एक देख लेते हैं। देखो, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह वहाँ की जनजातीय संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत ये वैध है। अब आगे देखते हैं। देखो, यदि किसी क्षेत्र में महामारी फैल जाती है तो सरकार लोगों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। यह भी सामान्य जनता के हित में लगाया गया प्रतिबंध है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ये कौन से अधिनियम में है, ये अनुच्छेद 19वां जो 6वां है अनुच्छेद है उसमें ये है। अब क्या है इसमें, देखिए, राज्य निम्न प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है, सामान्य जनता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं। देखो, दवा बेचने के लिए सरकार लाइसेंस अनिवार्य करती है। यह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वैध है। अब सेकंड देखो, किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करना। उदाहरण, कोई व्यक्ति बिना MBBS डिग्री के डॉक्टर नहीं बन सकता है। इसी प्रकार बिना LLB के कोई वकालत नहीं कर सकता है, और यह अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत पूरी तरह वैध है। किसी व्यापार या उद्योग राज्य का एकाधिकार स्थापित करना, अर्थात सरकार किसी व्यापार को अपने नियंत्रण में रख सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार किसी विशेष सार्वजनिक सेवा उद्यान का संचालन स्वयं करे और निजी व्यक्तियों को उसमें प्रवेश न दे तो यह अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत वैध हो सकता है। अब अपन सभी प्रतिबंध एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, 19(1)(a) इसमें क्या है, 19(2) में इसमें यह है कि देखो, स्वतंत्रता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध एवं लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना। ये है अभिव्यक्ति
ये स्वतंत्रता मिली है और ये स्वतंत्रता का इसमें 19(1)(a) में तो ये स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगेगा? ये सब सारे काम होंगे ना, राज्य की सुरक्षा खतरे में हुई, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने, ये सारे काम होंगे तब ये प्रतिबंध, इस स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर ये प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है साथियों। अब 19(1)(b) कहता है कि आप लोग सभा कर सकते हो। अब उस सभा पर प्रतिबंध कब लगेगा? ये लिखा हुआ है 19(3) में, संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, इस कंडीशन में ये प्रतिबंध लग सकता है। अब 19(1)(c) संगठन कह सकता है कि आप संगठन बना सकते हो, और 19(4) इस पर प्रतिबंध लगाता है, संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। और अब इसमें क्या है, 19(1)(d) और (e) भ्रमण और निवास से संबंधित है, और 19(5) सामान्य जनता का हित और अनुसूचित जनजातियों का हित। ठीक है साथियों, अगर कोई महामारी फैल गई तो वो किसी नगर में वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये बात लिखी हुई है 19(5) में। 19(1)(d) और (e) भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता देते हैं, और 19(5) इस पे प्रतिबंध लगाता है। ठीक है साथियों। और 19(1)(g) व्यवसाय करने की छूट देता है, और 19(6) इस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है साथियों। अब आगे देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो, परीक्षा हेतु कुछ मुख्य तथ्य। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्रता पर संविधान में अलग अलग युक्त प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। 19(2) में सबसे अधिक प्रतिबंध है। 19(5) में अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। 19(6) के अंतर्गत राज्य व्यवस्था और युक्त प्रतिबंध योग्यता की शर्त एवं राज्य पर एकाधिकार लागू कर सकता है। 19(6) की प्रगति सूचियाँ। 19(1)(6) स्वतंत्रताएं हैं। 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। 19(3) सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और 19(4) संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और अनुच्छेद 19(5) भ्रमण और निवास के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और 19(6) व्यवसाय की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक है साथियों। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परीक्षा हेतु कुछ विशेष तथ्य हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। साथियों, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप 100% मुझे कमेंट करके ये सुनिश्चित करें कि आपको क्लास में किसी प्रकार की कोई कमी लग रही है, तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि हमें ये कमी इस क्लास में लग रही है, ताकि आने वाली क्लासों में उस चीज़ का सुधार किया जाए। ठीक है साथियों। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 100% सब्सक्राइब कीजिए आप। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें क्या परिवर्तन हुआ था? देखो साथियों, मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थी। ठीक है, इसमें 7वीं स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत संपत्ति रखने, अर्जित करने और बेचने की स्वतंत्रता थी। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है साथियों। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत यह वैधानिक कानून का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपकी भूमि अधिग्रहित करती है तो अनुच्छेद 19 के तहत नहीं, बल्कि अनुच्छेद 301 के संबंधित कानूनों के आधार पर राहत मांगेगी। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये क्या था? देखो, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। अब नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है तथा सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए, यदि किसान मिलकर दुग्ध सहकारी समिति बनाते हैं तो अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत ये संरक्षित है। ठीक है साथियों। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 19 पर प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में अपन देखते हैं। मूल व्यवस्था। पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही 19 स्वतः निलंबित हो जाता था, और 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ? अब अनुच्छेद 19 केवल तभी स्वतः निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वॉर या विदेशी आक्रमण होगा। इसी के आधार पर यह निलंबित होगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। ठीक है साथियों। उदाहरण के लिए से अपन समझते हैं। देखो, यदि भारत पर किसी विदेशी देश द्वारा आक्रमण हो
और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं अस्थायी रूप से निलंबित की जा सकती है। ठीक है साथियों, लेकिन यदि आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया गया है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। अब है महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। इसमें अपन पहला निर्णय पढ़ते हैं, रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, ये है 1950 का। ठीक है साथियों, इसमें देखो क्या क्या निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। अब जब तक संविधान द्वारा अनुमत आधार न हो, सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। अब ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो, यदि सरकार केवल आलोचना होने के कारण किसी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दे तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है साथियों, समझ गए। अब दूसरा है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या है? यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक था। इसका निर्णय क्या था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल न्याय संगत, उचित और विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार ही सीमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो, यदि सरकार बिना उचित कारण किसी नागरिक का पासपोर्ट जब्त कर ले तो वह न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और अब आगे तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या है देखो, श्रेया सिंगल और ये यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या निर्णय मिला था देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(1) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी। अब उदाहरण एक है, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर वैध और शांतिपूर्ण विचार व्यक्त करता है तो केवल इस आधार पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 का महत्व क्या है? लोकतंत्र की आधारशिला है, नागरिकों को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्रदान करता है, विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, नागरिकों को संगठन बनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत करता है। और अनुच्छेद 19 और ये 21 का क्या संबंध है? देखो, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से पूरक हैं। अनुच्छेद 19 की संपूर्ण सार के बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 1(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 1(b) शांतिपूर्ण ये निरस्त्र सभा करने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 1(c) में क्या कहता है? संघ संगठन सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। और डी में भारत में स्वतंत्र भ्रमण। और ई में भारत में कहीं भी निवास और बसना। और जी में व्यवसाय, व्यापार और पेशा अपनाना। और 19(2) और 19(6) तक क्या है? यह है इन स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा होगी।